क्राइम की दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सॉल्व होते होते तक एक पहेली बन जाते हैं। आज की कहानी भी जो है ऐसी ही एक कहानी है जिसमें कत्ल तो एक शख्स का होता है और लेकिन पुलिस के पास 2 लाशेस होती है और अंत में यह कहानी सॉल्व होने के बावजूद भी एक पहेली बन के रह जाती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक क्राइम की स्टोरी सुन रहे हैं जिसमें वह कहानी सॉल्व होने के बावजूद भी न केवल पुलिस के लिए बल्कि लोगों के लिए भी एक पहेली बनकर रह गई। दरअसल यह कहानी जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर है। उस कानपुर शहर में रहने वाले एक शख्स सुलभ 2008 में अंजना नाम की एक लड़की से उसका शादी होता है। दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से और 2008 में वे लोग दोनों मिलकर के शादी कर लेते हैं। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं से भी कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं। सुलभ का अपना बिजनेस था और अंजना जो है घर संभालती थी। शादी के लगभग 12 साल गुजर जाते हैं, सब चीज़ ठीक ठाक चलता है। 2 बच्चे भी उन लोगों के रहते हैं, आयान और नभ। काम धंधा भी सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों बच्चे भी ठीक ठाक से पढ़ाई करते हुए बड़े हो रहे थे। आयान लगभग 11 साल का था और नभ जो है उससे 3 साल छोटा था। तो सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन तभी 22 दिसंबर 2021 का समय आता है और उस परिवार में सुलभ और जो अंजना रहती है और उनके जो दोनों बच्चे रहते हैं उन लोगों के परिवार में एक तूफान आता है। 22 दिसंबर 2021 की रात से अंजना जो है वह गायब हो जाती है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि वह किसी रात को घर से बाहर रही हो या किसी पार्टी में या किसी सहेली के घर। तो वह पहला ऐसा समय था 11-12 सालों में उन लोग 11-12 सालों में रिलेशन का कि जब अंजना जो है रात से घर में नहीं थी। तभी सुबह होने का सभी लोग इंतजार करते हैं। 23 दिसंबर आ जाता है लेकिन अंजना का कहीं से भी कोई खबर नहीं चलता है। जो सुलभ रहता है उसका पति अंजना के सहेलियों से, उसके मायकों जो घर वाले रहते हैं मायके के, उन लोगों से बातचीत करता है लेकिन अंजना कहीं पर भी नहीं मिलती है। 23 दिसंबर को जाकर के वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराता है। नाजिराबाद थाना एक लगता, वहीं पर वह जो है रिपोर्ट गुमशुदगी का अंजना का दर्ज कराता है। उधर जब उसकी बहन, अंजना की बहन एक बबली थी, उसको जब उसका गुमशुदगी का पता चलता है उसके पति सुलभ के द्वारा, तो वह भी अपने नज़दीकी थाना में जाकर के अंजना का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। दोनों परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं लेकिन जो हर स्टेट के पुलिस का, हर थाना के पुलिस का जो रवैया रहता है गुमशुदगी और लापता के केस में सीरियस नहीं होती है। पुलिस यही बोलती है कि पढ़ी लिखी है, खुद समझदार एक औरत है, आ जाएगी, कहीं गई होगी अपने मन से। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठे रहती है। इधर जो है दोनों परिवार के लोग जो है अपनी तरफ से भी खोजबीन करते हैं लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चल पाता है। और ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाते हैं। घर के लोग और खुद सुलभ भी जो है पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वे लोग जब तक अंजना को खोज करके पुलिस नहीं लाती ऐसा बोल करके वहीं पर वे लोग थाना का घेराव कर लेते हैं। फिर थोड़ी सी जो है पुलिस हरकत में आती है और लेकिन फिर भी पुलिस जब पता करती है तो कोई भी पुलिस को क्लू नहीं मिलता है। पुलिस जो है अंजना का फ़ोटो, उसका कद काठी, आसपास के जितने पुलिस स्टेशन रहते हैं वहाँ पर भिजवा करके फिर से वही सुस्त रवैया अपना करके बैठ जाती है। और लगभग 16 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं अंजना का गायब हुए। 22 दिसंबर की रात से अंजना जो गायब हुई थी 16 दिन बीत जाते हैं। तभी कानपुर पुलिस को पनकी नहर में के किनारे एक महिला का लाश का इन्फॉर्मेशन मिलता है। पुलिस वहां पहुंचती है। पहले से जो अंजना का केस काफ़ी ताज़ा था और जो परिवार के लोग थे वे लोग थाना का घेराव भी किए थे। तो पुलिस के भी नज़रों में अंजना का जो गुमशुदगी का केस था वह याद था। तभी पुलिस जो है जो लाश पनकी नहर में पुलिस को मिली थी उसका शव का पहचान के लिए सुलभ को पुलिस फ़ोन करती है और बाकायदा उसके मायके के जो घर वाले के लोग रहते हैं, उसकी बहन बबली, उसको भी बुलाती है और लाश का शिनाख्त करने के लिए सभी लोगों को मोर्चरी रूम में लेकर के जाती है। और जब पुलिस जो है उन लोगों को मोर्चरी रूम में लेकर के जाती है तो अंजना की जो बहन बबली रहती है वह उस लाश को देखने के बाद पहचान लेती है। हालांकि जो लाश था वह फूल चुका था, सड़ गल चुका था आधा से ज़्यादा,
और लगभग 10 दिन से वह लाश जो है नदी में था, तो लाश को पहचान करना मुश्किल था। लेकिन बबली जो है अपनी बहन का सिर्फ पैर देख करके वह पहचान लेती है कि वह उसी की बहन है। रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तो गुमशुदगी का केस, अंजना का लापता का केस जो पुलिस लिखी रहती है, उसको 302 के केस में दर्ज कर लेती है, यानी कत्ल का, क्योंकि लाश मिला था और अब कंफर्म हो गया था कि अंजना का जो है कत्ल हो गया है। सारा चीज़ करने के बाद जो है पुलिस हैंडओवर कर देती है परिवार के लोग। तभी जो परिवार के अंजना के घर वाले रहते हैं, मायके के लोग जो रहते हैं, खास करके उसकी बहन बबली, वह पुलिस को यह बताती है कि अंजना जो है कुछ दिन पहले ही उसको फ़ोन करके बता रही थी कि सुलभ और अंजना के बीच में रिलेशन ठीक नहीं चल रहा। सुलभ का किसी दूसरी महिला के साथ जो है रिलेशन शुरू हो गया है। इस कारण से घर में उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो गया है। तो जब यह बात पुलिस को बबली बताती है तो पुलिस का शक भी जो है सुलभ यानी अंजना के पति के ऊपर जाता है और पुलिस जो है अंजना के पति को, सुलभ को उठाती है और पूछताछ करते रहती है। और दूसरी तरफ जो है अंजना का शव जो है उसके घर वालों को देने के बाद क्रियाक्रम का काम चलता है। सुलभ जो था वह पुलिस कस्टडी में था, लेकिन चूंकि वह अंजना का पति था तो मुखाग्नि देने के लिए पुलिस उसको जो है शमशान घाट पर लेकर के आती है। दूसरी तरफ से 2 बच्चे थे, उन लोगों के आयान और नभ। जब मुखाग्नि देने का बात आया तो कायदे से तो पति को देना चाहिए था, लेकिन अंजना का कत्ल का जो इल्ज़ाम था वह सुलभ के ऊपर था, तो वह मुखाग्नि नहीं दे सकता था। घर वालों के रजामंदी से आयान जो 11-12 साल का था वही अंजना को मुखाग्नि देता है। और जब मुखाग्नि देने का समय, यह नियम भी है कि जो बेटा रहता है वह अंतिम बार लोग उसको अपने माँ के चेहरे का दर्शन कराते हैं। जब आयान अपने माँ का मुखाग्नि देने के लिए लोग उसको तैयार करते हैं और जब शव के पास ले जाते हैं, अर्थी के पास ले जाते हैं, और जब चादर हटा करके, कपड़े हटा करके उसको उसके माँ का चेहरा दिखाते हैं, तभी वह तुरंत बोल उठता है कि यह मेरी माँ नहीं है। मैं अपने माँ का जो है चेहरा, हाव भाव, उसके आँख कान सब पहचानता हूँ, तो यह मेरी माँ नहीं हो सकती है। वह यहाँ तक ही शमशान घाट में बोल देता है कि मैं इस शौक को मुखाग्नि आग नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी माँ है ही नहीं, तो मैं दूसरे किसी औरत को क्यों मुखाग्नि दूं। लेकिन जो परिवार के लोग रहते हैं शमशान में, बाकी और जो लोग रहते हैं, किसी तरह से आयान को समझाते हैं। और पुलिस के लिए भी, जब वहाँ पर पुलिस भी थी, क्योंकि सुलभ को लेकर के आई थी शमशान घाट में, उसके पत्नी का क्रियाक्रम हो रहा था, अंतिम संस्कार हो रहा था, तो पुलिस के सामने भी यह गजब, मतलब एक आश्चर्य का क्वेश्चन आ गया था। लेकिन किसी तरह से शमशान घाट में लोग आयान को समझाते हैं और मुखाग्नि देने के लिए रेडी करवाते हैं। आयान भी घर वालों की बात और बाकी और जो लोग रहते हैं उन लोगों के बातों को सुनने के बाद वो अपने जो है उस शव को मुखाग्नि देता है, जिसको वह देखने के बाद से ही बोल रहा था कि वह मेरी माँ नहीं है, मैं क्यों दूसरे किसी औरत को आग दूं। उसके बाद फिर जो है क्रियाक्रम हो जाता शमशान घाट में, सुलभ को वापस जो है थाने में जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्रियाक्रम होने के बाद यह बातें उठने लगी घर वालों की तरफ से भी और भी बाकी लोगों की तरफ से कि जो है आयान जो बात बोल रहा है वह ऐसे ही नहीं बोल रहा है, क्योंकि वह उसका बेटा है और बेटा ही अपनी माँ को माँ मानने से इनकार कर रहा है। वह बोल रहा है कि वह शव जो है मेरी माँ का नहीं है। तो पुलिस का भी माथा ठनका। अब पुलिस भी नए सिरे से सोचने लगती है कि आखिर सबसे पहले उस शव जो नहर में मिला था वह उसको किसने पहचाना। तो पता चला कि उसकी बहन ने पहचाना था। सिर्फ घर वालों के बाकी और सदस्य ने पहचान, जब गए थे मॉर्चरी रूम में तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, और बहन से जब पूछा गया तो आप कैसे पहचान लिए, तो वो बताई कि मैं अपनी बहन का पैर देख करके पहचान ली। और दूसरी तरफ जो पति जेल में था, जिस पे शक था, पुलिस जिसको गिरफ्तार की थी, उठाई थी, पुलिस ने मेहनत ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं किया कि एटलीस्ट कम से कम जो उसका पति है, जो लाश मिला है, अगर उसका पति जिंदा है तो उससे एक बार शिनाख्त कर लिया जाए। तो पति से पुलिस ने मेहनत ही नहीं की ले जा करके मॉर्चरी रूम में उससे उस शव का पहचान कराने का। तो यहाँ पर जो है पुलिस की लापरवाही साफ तौर पे दिख रही थी। सुलभ को उठाती है और जब क्रियाक्रम हो जाता है तो और भी कड़ाई से पूछताछ करती है। अब पुलिस जो है सुलभ के घर के पास आसपास जो सीसीटीवी कैमरास लगा रहता है उन सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है। तभी देखती है कि 28 दिसंबर की शाम को जो है सुलभ रात में एक कार में एक
बोरी में कुछ भर करके ले करके जा रहा है, उसके साथ और भी एक आध शख्स हैं। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को अपने पास सुरक्षित रखती है और दूसरी तरफ थाने में सुलभ से कड़ाई से पूछताछ करती है। सुलभ जो है टूट जाता है, वह पुलिस के सामने मान लेता है कि उसने ही जो है अंजना का कत्ल किया है। दरअसल वह एक कहानी सुनाता है। कहानी यह सुनाता है कि जो है सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक आध 1.5 साल से जो है सुलभ का एक दूसरी अन्नू नाम की लड़की से उसका अफेयर चालू हो जाता है। और अन्नू और उसके परिवार जो है गरीब था। सुलभ उस अन्नू का ना केवल और उसके परिवार का भी खर्चा उठाता था। अन्नू के जो पिता थे वह भी सुलभ को मानने लगे थे, क्योंकि वह भी ऐसा सोचते थे कि अच्छा लड़का है, घर का खर्चा उठा रहा है। और यही बात जो है धीरे धीरे जो है सुलभ के पत्नी अंजना को पता चलता है। और जब यह पता चलता है तो घर में लड़ाई झगड़ा भगझक होना शुरू हो जाता है। और यही बात उसने अपनी बहन बबली से भी बताई थी। और यह धीरे धीरे उन लोगों के रिलेशन में खटास आने लगता है। तभी जो है 28 दिसंबर का दिन आता है और रात में किसी बात को लेकर के अंजना और सुलभ के बीच में लड़ाई झगड़ा भगझक हो जाता है। और सुलभ जो है वह शराब पिए हुए रहता, नशे में रहता है और वह जो है अंजना का कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वह तुरंत जो अपने एक चचेरा भाई को फ़ोन करता है, उसको बुलाता है जिसका नाम ऋषभ रहता है। और फिर उसी के कार में अंजना का शव रख करके वह अन्नू के घर में उसको लेकर के जाता है। और वो खुद अन्नू और उसके जो पिता रहते हैं और ऋषभ जो उसका चचेरा भाई रहता है सुलभ का, ये चारों लोग मिल करके उस शव का जो है हुलिया बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। फिर वे लोग उस शव को ले जा करके वहीं पर काफ़ी दूरी पर एक पांडू नदी है, वहीं पर ले जा करके उस शव को फेंक देते हैं। और फिर जो वापस घर आते हैं और घर का भी साफ़ सफाई करते हैं। और ना केवल घर का बल्कि जिस कार में उस शव को लेकर के गए थे उस कार का भी अच्छी तरह से सफाई करते हैं। बाद में जब पुलिस को यह कहानी पता चलती है तो पुलिस फॉरेंसिक टीम को लेकर के उस कार का सारा इंस्पेक्शन करती है। और कितने भी सफाई वो लोग किए थे, लेकिन पुलिस जो फॉरेंसिक टीम रहती है वह खून के धब्बे जो अंजना के रहते हैं कुछ बरामद कर लेते हैं। और फिर जो उसी को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश करते हैं। और यहाँ तक कि वे लोग कत्ल के बाद जो शव अन्नू के घर में जब सुलभ लेकर के गया था और वहाँ पर उस शव को जो है उसका हुलिया बिगाड़ने का, चेहरा बिगाड़ने का जो कोशिश किया था, उसके बाद शव को पांडू नदी में फेंकने के बाद वे लोग उस घर का रंगाई पोताई भी किए थे कि ताकि कहीं से भी किसी तरह का खून का छींटा या कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम को लेकर के गई थी तो कार में जो है उसको खून के धब्बे मिल चुके थे। यह जो सुलभ सारा चीज़ बताता है। दूसरी तरफ जो है पुलिस पहले ही सुलभ का जो है घर के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज रहते हैं उसको खंगाल करके वह वीडियो उस रात का, जिस रात को वह लाश गाड़ी पर लेकर के अन्नू के घर जा रहा था, ठिकाने लगाने जा रहा था, उसको पहले ही वह अपने उस फुटेज को बरामद कर ली रहती है। तो एविडेंस के तौर पर पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज और कार में जो अंजना के खून के छूटे वे सारे बरामद कर ली रहती है। तो यह कंफर्म हो गया रहता है कि सुलभ ने ही अपनी पत्नी अंजना का कत्ल किया है। पुलिस जो है वापस उसको जेल भेज देती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो लाश जब इन्होंने पांडू नदी में भेजी है और दूसरी जो पुलिस ने लाश बरामद की और जिसका क्रियाक्रम हुआ वह तो पनकी नहर में पुलिस को बरामद हुआ। तो और दोनों जो नदी है उन दोनों नदी नहरों के बीच में लगभग 50 किलोमीटर का डिफरेंस है और कहीं से कोई अटैचमेंट भी नहीं है दोनों नदियों के बीच में। तो फिर अगर ये लोग पांडू नदी में उस अंजना का कत्ल करने के बाद फेंके हैं तो वह एक जो लाश पनकी नहर में बरामद हुई है पुलिस को, वह किसकी है। तो यह कंफर्म हो जाता है कि और पुलिस के को भी अब शक हो जाता है, अपनी गलती पर एहसास हो जाता है कि वह जो शव है वह अंजना का नहीं था बल्कि किसी और का शव था। दरअसल जो पनकी नहर है उसमें साल में लगभग 10-12 लवारिस लाश से दूसरे स्टेट से भी बह करके आ जाती है। लेकिन पुलिस ने उस समय हड़बड़ाहट में उसका जो पति सुलभ रहता है उससे उस शव का पहचान कराना मुनासिब नहीं समझा, मेहनत नहीं की और केवल बबली की बातों पर वह भी उसके सिर्फ पैर देख करके उस लाश को मतलब पहचान ली और कही कि वह मेरी बहन अंजना है। और उसी के बातों में पुलिस भी आ गई और लाश का जो है अंजना मान करके क्रियाक्रम करा देती। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर एक चीज़ दिमाग का किया था कि उस शव का क्रियाक्रम देने का पहले उसका जो डीएनए के लिए जो आवश्यक चीज़ें रहती है वह सुरक्षित रख लेती है। बाद में जब बातें उठने लगी और परिवार के तरफ से भी ऑब्जेक्शन होने लगा तब जो है पुलिस
अंजना का जो शव मान करके जिसका क्रियाक्रम किया गया था उसका जो डीएनए रखी गई थी, पुलिस रखी थी और जो उसका पति सुलभ था और दोनों जो बच्चे थे उन लोगों का ब्लड लेकर के डीएनए टेस्ट के लिए भेज दी रहती है। हालांकि इसका रिपोर्ट बाद में क्या आया, लेकिन एक चीज़ कंफर्म था कि वह लाश जो है अंजना की नहीं थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण जो है एक लाश को शख्स का लाश मान करके उसके परिवार को हैंडओवर कर दिया गया और उसका जो है क्रियाक्रम कर दिया गया। तो आज की कहानी यही थी कि जो एक कत्ल, लेकिन पुलिस के पास 2 लाश, एक कत्ल, कातिल भी, और लगभग वह केस सॉल्व भी हो गया, कातिल भी पुलिस के सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन अंत में वह कहानी पहली ही बनकर रह गई। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।